देखिए पार्ट 4 में आप जाइएगा किताब में, अपना मिला लीजिएगा कहाँ से है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, स्टार देकर होगा, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ कर रहा है ना कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आइए थोड़ा सा जानते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम वे भारत में आए थे अंग्रेज सरकार के काम से, लेकिन उन्हें भारत के इतिहास से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा जब प्रेम हो गया तो उन्होंने पुराने खंडरों, मंदिरों, मूर्तियों और पत्थरों पर लिखे लेखों का गहराई से अध्ययन किया। ये लेख समझ में नहीं आएगा तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। उन्होंने पुराने खंडरों, मंदिरों, मूर्तियों और पत्थरों पर लिखे लेखों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने साल 1861 ईस्वी में, याद रखेंगे ये क्वेश्चन आएगा, उन्होंने 1861 में एक खास विभाग शुरू करवाया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसी विभाग ने आगे चलकर सांची, सारनाथ, अजंता, एलोरा जैसी ऐतिहासिक जगहों की खुदाई और संरक्षण का काम किया, है ना। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। समझ रहे हैं ना, अब क्लियर हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किस लिए कहा गया, क्योंकि इन्होंने भारतीय पुरातत्व का संरक्षण जो किए, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, इसी ने शुरू करा था, है ना, साल 1861 ईस्वी में, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये जो पढ़ेंगे अभी के अभी अपना टेस्ट कर लेंगे कि हमें क्या क्या समझ में आया है और क्या क्या समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये अभिलेख समझ में नहीं आएगा तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो भारतवर्ष जो शब्द है ना, इस शब्द का सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला। ये नाम कैसे मिला आइए फिर से हम लोग एक बार और समझते हैं, ठीक है। कहता है कि बहुत साल पहले उड़ीसा की एक पहाड़ी पर एक गुफा है, ठीक है। उड़ीसा की एक पहाड़ी पर एक गुफा है, मतलब कहने का उड़ीसा की पहाड़ पर एक गुफा है और उस गुफा का नाम है हाथी गुम्फा, है ना। उस गुफा की दीवार पर देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हाथी गुफा है ना, इस गुफा की दीवार पर एक राजा का अभिलेख खुदा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है, जिस राजा का नाम है खारवेल, राजा खारवेल। उस अभिलेख में जो पहली बार अभिलेख मिला, उस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है ना। अब आइए सोचो, आज हम जो देश भारत कहते हैं उसका यह सबसे पुराना प्रमाण वहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है ना। हाथी गुम्फा जो गुफा है उसके दीवार पे लिखा हुआ है भारतवर्ष, समझ रहे हो। उस दीवार पे क्या लिखा हुआ है? भारतवर्ष। अब ये जो भारतवर्ष शब्द है ना, यहीं से मिला हुआ है, हाथी गुम्फा से मिला हुआ है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये अभिलेख सिर्फ नाम नहीं बताता, ये अभिलेख सिर्फ भारतवर्ष नाम ही नहीं बताता, ये उस समय के युद्ध, संस्कृति, शौर्य की कहानी भी कहता है। ये जो हाथी गुम्फा आप लोग देख रहे हैं, जो हाथी गुम्फा क्या है? हाथी गुम्फा एक गुफा है, उसी गुफा में ये सारी कहानी हुई है। उसी गुफा के दीवार पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब कुछ हमें वहीं से मिलता है। जो भारतवर्ष है शब्द वहीं से मिला, और हमें भारत का इतिहास जानने का बहुत ही अच्छा एक कहते हैं ना कि बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द मिला। और वहाँ से ये शब्द मिला कि वहाँ के उस समय के युद्ध, संस्कृति, शौर्य की कहानी कैसा था, है ना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में हम लोग अभी अभी देखे थे सर एलेक्जेंडर की कहानी, है ना। तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे बताइए। सर एलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? वो थे एक अंग्रेज अफसर। अभी तो हम लोग पढ़े थे वो कौन थे, एक अंग्रेज अफसर थे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक लेख क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सर कनिंघम को भारत में किस चीज़ से प्रेम हो गया बताइए। भारतीय खाना से नहीं, भारतीय संगीत से भी नहीं, भारत का इतिहास से। समझ रहे हो, भारत के इतिहास से क्या हो गया, सर कनिंघम को प्रेम हो गया। अब आइए फिर कह रहा है क्वेश्चन अपना कि सर कनिंघम ने किस प्रकार के खजाने की खोज की। तो ये ना तो सोना चांदी, ना ही हीरा जवाहरात, ना ही इन्होंने खोज अगर किया तो मंदिरों, खंडरों, गुफाओं की खोज किया, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि ज्ञान का खोज किया। इन्होंने क्या किया, ज्ञान का खोज किया। नेक्स्ट आइए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? अभी बताए थे ना 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में हुई थी क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। 1861 ईस्वी में हुई थी, याद रहेगा, पुरातत्व के स्थापना। और देखिए सर कनिंघम को किस उपाधि से जाना जाता है? इन्हें भारत का इतिहास कहा गया है क्या? नहीं। इन्हें पुरातत्वविद भी नहीं कहा गया, इन्हें कहा गया है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। यही इनको उपाधि मिला। क्या मिला सर कनिंघम को, किस उपाधि से जाना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक की उपाधि से इन्हें जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर कनिंघम ने किन चीज़ों का अध्ययन किया? आधुनिक इमारत का नहीं, इन्होंने पुराने खंडरों, मंदिरों, मूर्तियों का क्या किया, अध्ययन किया। समझ रहे हैं ना। अभी तो हम बताए थे ना कि ये जो सर कनिंघम थे उन्होंने पुराने खंडरों, मंदिरों और मूर्तियों का क्या किया, अध्ययन किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्य कार्य क्या था? बताइए। स्कूल बनाना था? नहीं। सड़कें बनाना था? नहीं। ऐतिहासिक जगहों की खुदाई और संरक्षण करना था। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इनका काम क्या था, मुख्य कार्य क्या था? ऐतिहासिक जगहों की खुदाई और संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सांची, ये जो सांची है, सारनाथ, अजंता, एलोरा क्या है? ये है ऐतिहासिक स्थल। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ऐतिहासिक स्थल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले अब आ जाएंगे हम लोग अगले स्टार में। खान सर के जो बुक हैं पॉकेट जी के, उसमें हम लोग क्या आएंगे, एक जो आगे बढ़ेंगे, आगे वाला स्टार में पहुंच चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि एवन राजदूत हेलियोडोरस है ना, एवन राजदूत हेलियोडोरस। अब देखिए इसको याद रखने के लिए होली याद रखिए, होली से थोड़ा सा इधर उधर करके हेली याद रहेगा तो आ जाएगा नाम याद, है ना। हेलियो और डोरस, डोरा याद रखेंगे ना, डोर तो याद रहेगा। होली में डोर का काम नहीं होता है, उसमें रंग का काम होता है। तो हेलियोडोरस है ना, हेलियोडोरस का बेस नगर करें ना, हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। देखिए ये जो डार्क कलर से लिखा गया है ना, ये सर के जो किताब है पॉकेट जी के खान सर का, तो उसी में का सेम टू सेम लिखा हुआ है। बस हम समझाने के लिए यहाँ पे जो है सो लिखे हुए हैं। तो आप इसको स्टार के माध्यम से देख सकते हैं खान सर के पॉकेट जी के में, और यहाँ नेक्स्ट आते रहिए। और नीचे हम लोग कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे ये हम दिखाते हैं। कहता है कि एवन यानी प्राचीन ग्रीस से आए लोग, एवन क्या, प्राचीन ग्रीस से आए लोग, और उस एवन का नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था, हेलियोडोरस। उस एवन का नाम क्या था सर, हेलियोडोरस। ग्रीक आदमी भारत आया था। अब देखिए बहुत साल पहले जब भारत में शुंग वंश का राज था, किस वंश का राज था भारत में, शुंग वंश का राज था, तब भागभद्र नामक राजा, जब शुंग वंश का राज था तब भागभद्र, भाग याद रहेगा ना, भाग, जैसे हम लोग कहते हैं भाग बेटे भाग भाग सर कहते हैं ना, भागो स्टूडेंट भागो, तो भाग याद रखेंगे ना, या फिर ये वाला भाग याद रखेंगे। तो जो शुंग है, शुंग, मूंग से शुंग याद रखिए, है ना, चाहे शुंग से
सूंघ कर सूंघते हैं लोग, कहते हैं ना सूंघ रहे हैं क्या। मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए कि कोई खाना वाना है खराब हो गया, सूंघ के पता करते हैं क्या ये खाना खराब हो गया क्या, सूंघ। तो वही सूंघ याद रखेंगे। सूंघ वंश का जब राज था तब वहाँ के राजा कौन थे, भाग, जो भाग रहे थे, भाग भद्र थे। और ठीक है, वो शासन उनका था, भाग भद्र का शासन था, है ना। उसी समय हेलियोडोरस जो है, होली खेलते हैं, हेलीकॉप्टर खेल, जो भी याद रखिए, हेलीकॉप्टर भी याद रख सकते हैं। हेलियोडोरस नाम का एक राजदूत भारत आता है ना। उसी समय इनके राज में क्या होता है, हेलियोडोरस नामक का एक राजदूत भारत आता है। वह विदिशा के पास बेसनगर नामक स्थान पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा, विदिशा के पास बेसनगर नामक स्थान पर पहुंचता है। हेलियोडोरस को यहाँ के धर्म और संस्कृति से गहरा लगाव हो गया। वह वासुदेव भगवान यानी श्री कृष्ण के भक्त बन गए। कौन, हेलियोडोरस को भारत से इतना लगाव हो गया कि यहाँ के धर्म और संस्कृति को अपना लिया, है ना। और वासुदेव भगवान की क्या हुआ ना, भक्त बन गया। अब भाई उन्होंने भागवत धर्म, यहाँ देखिए, उन्होंने भागवत धर्म अपना लिया और खुद को स्तंभ पर वासुदेव भक्त लिखवा दिया। खुद से एक स्तंभ बनवाया और उस पर क्या किया, वासुदेव भक्त लिखवाया। देखिए इसका कितना मन मिल गया, है ना। अब क्या कर रहा है, वह स्तंभ वासुदेव को समर्पित था और बलुआ पत्थर से बना था। ये जो वासुदेव को समर्पित स्तंभ था वो कैसा पत्थर से बना था, ये बलुआ पत्थर से बना था। और उस पर ब्राही लिपि में लिखा है, हेलियोडोरस एवं राजदूत द्वारा वासुदेव के लिए समर्पित स्तंभ। उनके लिए एक स्तंभ क्या किए थे, समर्पित किए थे। तो उसी क्या किए थे ना कि बलुआ पत्थर से वो क्या किए थे, वासुदेव का स्तंभ बनवाए थे। और उस पर क्या लिखा, ब्राही लिपि से, इसे ध्यान देंगे, है ना। उन्होंने क्या किया, ब्राही लिपि से लिखवाया। उस पर क्या लिखवाया, हेलियोडोरस एवं राजदूत द्वारा वासुदेव के लिए समर्पित स्तंभ। ये भारत और यूनान के रिश्तों का जीता जागता प्रमाण है। अगर कोई प्रमाण मिला कि बताइए यूनान और भारत के रिश्ते कभी थे का, तो यही इसी में क्या मिलता है, इसी में जीता जागता प्रमाण मिलता है कि हाँ जी है। यूनानी से एक कौन आया था, यूनानी से हेलियोडोरस आया था, जो कि ये सारा गाथा कहानी करके गया है। इसलिए हमें पता चलता है कि भारत से यूनान की रिश्ता था, है ना। अब आइए थोड़ा सा, अब इसको जान लिए ना, अब इसको जानने के बाद थोड़ा सा आएंगे आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हेलियोडोरस स्तंभ लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ, बताइए। बेसनगर विदिशा, अभी बताए थे ना, हेलियोडोरस स्तंभ लेख जो है, लिखा हुआ लेख किस स्थान से प्राप्त होता है, बेसनगर यानी विदिशा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हेलियोडोरस किस देश का राजदूत था। अभी तो बताए थे यूनानी था, यानी कि ग्रीक, है ना। यवन था, यवन कह सकते हैं, यूनानी कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए, कहता है क्वेश्चन कि हेलियोडोरस ने किस धर्म को अपनाया था। हम जब समझा रहे थे तो अगर आप वहाँ होंगे तो आप बताएंगे कि हाँ जी भागवत धर्म को अपनाया था। हेलियोडोरस जो भारत आया था वो भागवत धर्म को अपनाया था। आइए यहीं पे रह के पढ़ाई कर लीजिए, बाद में कहीं जाइएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मन एकदम अस्थिर करके। अब क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि हेलियोडोरस किस राजा के दरबार में राजदूत बनकर आया था, है ना। हेलियोडोरस किस राजा के दरबार में राजदूत बनकर आया था ना, ये था भागभद्र। अभी तो बताए थे, भाग से याद रखेंगे, भागभद्र के क्या था, राजदूत बनकर आया था दरबार में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस स्तंभ किस देवता को समर्पित है, तो ये है वासुदेव यानी कि विष्णु को समर्पित है। अभी तो हम समझाए थे, अगर समझा दिए हैं हम और आप उस समय सुने होंगे अच्छे से तो समझ लीजिए कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हेलियोडोरस स्तंभ किस काल का स्मारक है, मौर्य काल, शुंग, गुप्त, कसान लिखा गया है, गलत है। देखिए शुंग हम बताए थे ना, अभी
शुंग के मूंग से याद रखने के लिए अभी बताए थे। तो देखिए यही सारे ट्रिक ना बहुत काम आते हैं। अगर कुछ उससे रिलेटेड कुछ याद रखिएगा तो आपको याद आता है, जो हमारे डेली लाइफ में है ना उसी से रिलेटेड कुछ याद रखिएगा ना तो याद हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें हम पढ़े थे और इस चीज़ से इसको याद किए थे। तो हेलियोडोरस स्तंभ किस काल का, मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा नया हो जाता है ना देखने के लिए, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो देखिए हेलियोडोरस स्तंभ किस काल का स्मारक है? शुंग काल का स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हेलियोडोरस ने अपने आप को लेख में क्या कहा था? वासुदेव भक्त कहा था, शिव भक्त भी नहीं कहा था, बौद्ध भिक्षु, जैन साधक भी नहीं कहा था। क्या कहा था मेरे प्यारे स्टूडेंट? वासुदेव भक्त कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है? जो ऐतिहासिक महत्व दिया गया है किस कारण से है? तो यह मौर्य शासकों की गाथा नहीं बताता है, यह भारत यूनान संबंधों का प्रमाण है कि क्या हेलियोडोरस स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व मिला हुआ है। अब शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद खत्म है। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख चौगोरा अभिलेख में मिलता है, और इसको खूब अन्य से निचोड़ के देखेंगे, खूब अच्छे से इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारेंगे, तब जाके हमारा डाउट सारे क्लियर होंगे। तब तक के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तब तक के लिए आप यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।